हेलो एवरीवन, दियास जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्यारे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस एग्जाम में जो होता है ये जो टॉपिक हम लोग लिए हैं इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जो 5 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, आपको कम से 50 क्वेश्चन बनवा देगा, क्योंकि आपको बारीकी से देखना है, पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिया मैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा भी है, कितना बार ने एग्जाम में पूछा है। ठीक है, या तो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है, ये यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक जो भी तैयारी कर रहे हैं और अदर कंपिटिटिव एग्जाम, इसका नॉलेज लेकर जो है आप आराम से अपने जो है एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, 5 जो है क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। आज मेरा स्टार्ट हुआ, डे 1 से स्टार्ट करा मैंने। प्रत्येक दिन आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 5 मतलब नहीं समझना है। इसका डिस्कशन जो होगा आपको 5 मत, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 क्वेश्चन आपको इससे बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये दियास जीएस स्टडी में आप लोग के लिए बहुत नए अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन आपको 5 क्वेश्चन का जो है डेली आपको मिलते रहे और आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें। सबसे पहले अपने से बनाइए, उसके बाद मेरे डिस्कशन को देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते, हम लोग लेट्स गो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी का बात करते हैं। तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या, इस टॉपिक में क्या हमारा इंडियन पॉलिटी रहेगा। ठीक है, ये हमारा डे 1 है, फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, फिर डे 2 भी आएगा। ठीक है, यहां पे यूपीएससी बीपीएससी अदर कंपिटिटिव जितने भी एग्जामिनेशन है, ये सभी के लिए जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पता होना चाहिए इंडियन पॉलिटी, कोई ऐसा एग्जाम हो यार कि उसमें इंडियन पॉलिटी तो आना ही आना है। तो इंडियन पॉलिटी कितना स्ट्रांग कर लो ना कि उससे सवाल आए और छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को समझकर आपको पढ़ना चाहिए, ना कि आप रटेंगे तो आपको दिमाग में ज्यादा नहीं रहेगा। समझ के पढ़ना है इंडियन पॉलिटी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 वर्ड्स एडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब 3 वर्ड जो है 3 वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, जो 3 वर्ड ऐड किया गया, क्योंकि हमारे संविधान में जो है, हमारा जो ओरिजिनल संविधान है, जो उस मूल संविधान में जो है 3 वर्ड को पहले नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें उसी संशोधन को ही मिनी पार्लियामेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। इस 42वां जो है ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कब बताओ, 1976 में हुआ था। इसको ही बोलते बताओ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बताओ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको ही पता 3 वर्ड कौन सा 3 वर्ड को जोड़ा गया था, ये आपको कितना बार एग्जाम में, हर एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें 3 वर्ड कौन ऐड किया गया था। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर और सॉवरेनिटी। ठीक है, सभी वर्ड को समझना भी है। ठीक है, दूसरा में ऑप्शन क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड करने के बाद तो आंसर मेरा तो है तो निकल चुका है, लेकिन आपको समझना है। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था तो उसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। तो वहां पे इस वर्ड को जो है हमारे जो ओरिजिनल संविधान है, जो हमारा जो है
वो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड, तीनों वर्ड नहीं था। हमारा ओरिजिनल संविधान जैसे बोलते हैं वी पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा प्रियम्बल जो है हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो सोल ऑफ द मतलब कि हमारा प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये अगर आत्मा निकल जाएगा तो सोचो कि संविधान मर गया यार। मतलब कि कहने का मतलब प्रियम्बल अगर नहीं है, हमारा संविधान में सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेड हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन डेड हो गया मतलब कुछ संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले हमारा संविधान क्या सोवरेन सोशलिस्ट नहीं था? क्या बताओ, हमारा पहले संविधान क्या बताओ, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बताओ, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। पहले क्या बताओ, सोवरेन था। क्या बताओ, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये तीन वर्ड पहले से ही जोड़ा गया था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको यूपीएससी 2000 अगर 22 का या 21 का क्वेश्चन खोलेंगे तो आपको हमारे यूपीएससी में इस सवाल ही पूछा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किससे जोड़ा गया था। क्या सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक होगा? नहीं। क्या बता, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, क्योंकि सोवरेन का मतलब तभी हम बात करते हैं जब कोई देश जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंस हो गया। जब फुल्ली इंडिपेंडेंस हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो दूसरे देश जो है उस पर वो अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का टेरिटरी है। जैसे मान ली भारत है, ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया की बात करेंगे तो ये इंडिया जो है, बताओ ये वाला जो इंडिया है तो इसका खुद का ये टेरिटरी है। कि बताओ, खुद का क्या बताइए, बाउंड्री लाइन है। तो इस बाउंड्री लाइन को वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बाउंड्री लाइन को वायलेट नहीं करना, यही सॉवरेनिटी का सिंबल है। बात समझ में आए? मतलब एक्सटर्नली अटैक ना करेगा। मतलब कहने का मतलब है किसी के अंदर जो था, जैसे ब्रिटिश इंडिया बात करेंगे, इंडिया इज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश था, है ना। इंडिया बता ब्रिटिश का कॉलोनी था। पूरे ब्रिटिश जो था इंडिया पे दबदबा बनाकर जो है पूरा काम करवाता था। लेकिन जब 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन किया, उसके बाद से क्या हुआ, यहां पे इंडिया एक इंडिपेंडेंस देश बन गया, कंट्री बन गया। तो इसका मतलब यहां पे इंडिया के खुद का सॉवरेनिटी आ गया। तो खुद का सॉवरेनिटी मतलब खुद का टेरिटरी है। जैसे एग्जांपल, अभी पाकिस्तान जो इंडिया पे अटैक करते रहते हैं। पाकिस्तान जो है जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे अटैक करते रहते हैं। कभी चाइना और इंडिया के साथ जो है मतलब कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, मुठभेड़ होते रहता है, जैसे गलवान वैली का आप देखे होंगे, तो वहां भी क्या होगा कि बहुत ज्यादा मिलिट्री जो है, मिलिट्री की बेस क्या है, बहुत ज्यादा क्या था, एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्योंकि कारण क्या, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि चाइना वाला कहता है इंडिया में मेरा पार्ट है, इंडिया का कुछ जगह मेरा है। ठीक है, इंडिया वाला कहता है चाइना में जो है कुछ, जो चाइना कुछ पार्ट जो जगह जो है मेरा है। तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। बात समझ में? तो ये सॉवरेनिटी का मतलब खुद का टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा, डेमोक्रेटिक, आपको पता है कि हमारा देश में जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट दो तरह का होता है, पार्लियामेंट्री होता है, डेमोक्रेटिक में दो होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया गया, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा सुप्रीमेसी नहीं है। बात समझ में आया? जैसे ब्रिटेन में बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, हमारे पार्लियामेंट जो है मतलब कि सॉवरेनिटी को जो है उसको सुप्रीम माना है, पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी मान लिया। लेकिन हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इंडिया जो है जहां कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड पावर होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होना चाहिए। अगर अनलिमिटेड हो जाएगा तो डिक्टेटरशिप बन जाएगा। बात समझ में आए? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम बात करेंगे तो ओरिजिनल बता, सोवरेन होगा, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। बात समझ में आए? ये तीन वर्ड कौन सा ऐड किया गया था, सो बताओ। तो याद रखना है कि तीन वर्ड जो ऐड किया गया था उसका नाम था सोशलिस्ट था, ठीक है, सेकुलर था और क्या बताओ, डेमोक्रेटिक। क्या बता, क्या था, सेकुलर था और इंटीग्रिटी। क्या बता, इंटीग्रिटी था। ठीक है, अब तीनों वर्ड समझना है। तो ये सोवरेन समझ में आ गया, डेमोक्रेटिक समझ में आया। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। बात समझ में आया? मतलब डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है,
गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी में जो है पीपल हैज सुप्रीम पावर, लोगों के पास पावर है, ना डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट के पास बोलेंगे। डेमोक्रेसी में जो है वो पीपल के पास ही सुप्रीमेसी होती है। बात समझ में? तो डेमोक्रेसी समझ में। रिपब्लिक का मतलब हमारा जो हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे बताओ? प्रेसिडेंट होगा। इसे रिपब्लिक बनाया गया कि इसीलिए हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट है कौन बता? नॉमिनल हेड बोलते हैं। क्या नॉमिनल हेड मतलब क्या? नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन बताओ? हम बोलते क्या है जिसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। बात समझ में? अगर हम बात के सोशलिस्ट का बात करेंगे तो सोशलिस्ट वर्ड जो है 1976 में ऐड किया गया था, जो 42nd अमेंडमेंट था। तो सोशलिस्ट बनाने का कारण यह था क्योंकि अगर लेट्स एग्जांपल मान ली जो है मेन और बताओ वुमेन दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सोशलिस्ट का मतलब यह है दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का वेजेस अलग है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी अलग अलग है। तो वैसे अगर मजदूरी अलग अलग होगा तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? दोनों की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, ये बेसिस क्या है? इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बात करते हैं तो कभी भी जो है सोशलिस्ट कभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं मानता है। सोशलिस्ट कहता है सीधे प्राइवेट सेक्टर को एबोलिश कर दो और गवर्नमेंट बेसिस ऑफ ऑनरशिप होना चाहिए, ये सोशलिस्ट कहता है। सेकुलर समझो बेटा कि सेकुलर ये समझना है कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब ये होता है जिसको हम धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा देश क्या सेकुलर कंट्री है कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया, तो बोला कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। व्हाई इंडिया सेकुलर कंट्री? इंडिया सेकुलर इसलिए है, कारण है कि इंडिया जो कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ठीक है, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, ठीक है, बहुत सारे एटीसी जो भी माइनॉरिटीज है, किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी धर्म बराबर है। ठीक है, कोई स्टेट को पार्टिकुलर रिलीजन पे नो इंटरफेरेंस होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? हम सेकुलर कंट्री बोलते हैं। सेकुलर तभी बोलेंगे कोई रिलीजियस बेसिस पे कभी भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना है। हमारे देश में सभी धर्म बराबर है, इसीलिए बोलते हैं सेकुलर कंट्री बोलते हैं। और हम लोग बोलते भी कि इंडिया इज डाइवर्सिटी इन द कंट्री बट डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इंडिया में बहुत डाइवर्स है, बहुत विविधता है, लेकिन हम लोग फिर भी एक है। फिर भी हम लोग क्या है? एक है। इसी सेकुलरिज्म कहता है। क्यों एक है? कि धर्म अलग अलग है लेकिन फिर भी हम लोग एक है। जैसे एग्जाम्पल हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे कि डेमोक्रेटिक, सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक वही होता है जहां पर राइट टू वोट देने का अधिकार बहुत ज्यादा चला था कि राइट टू वोट होना चाहिए। तो राइट टू वोट जैसे अभी जो इलेक्शन जो आ रहे बताओ, अभी असेंबली इलेक्शन, लेट्स एग्जाम्पल मतलब बिहार के इलेक्शन है, तो असेंबली इलेक्शन जो भी आ रहे हैं उसमें सभी इन रेस्पेक्टिव मतलब जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कोई भी धर्म, जाति कोई भी होगा, सभी को अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार है एबव द 18 ईयर एज। 18 ईयर से अगर ऊपर एज है अगर तो वोट देने का अधिकार है, वोटर आईडी में नाम है। बात समझ में? ध्यान दो। उसके बाद हम ऐड किया इंटीग्रिटी, मतलब हमारे देश में एकता होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। ठीक है, जब इंटीग्रिटी नहीं होगा, कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है मेंशन किया गया, ब्रदरहुड इन द प्रियम्बल में जो है, जिसे बताओ तो वहां पे ब्रदरहुड का कंसेप्ट, वहां पे इंटीग्रिटी, सभी के अंदर भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा तभी होगा जब हम लोग एकता होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे वो, ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी आंसर होगा। तो क्या 3 वर्ड ऐड किया गया? तो याद कर लो, कोई भी एग्जाम में आएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इसको हिंदी बोलते हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 वर्ड को जोड़ा गया था। बात समझ में आया? 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फंडामेंटल राइट? मतलब कि मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार पे सवाल है, फंडामेंटल राइट का सवाल है। पहले समझना कि देखिए पहले तो आपसे यही पूछेगा कि फंडामेंटल राइट जो है किस पार्ट से लिया गया है। तो पहले याद रखना है फंडामेंटल राइट, पहले समझो फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार किसके लिए है। देखिए, फंडामेंटल राइट आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट इज अ इंडिविजुअल राइट।
किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति का राइट देता है, ठीक है, एक व्यक्ति को राइट देता है, लेकिन वो राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब संपूर्ण राइट नहीं है कि कुछ भी कर सकता है। बात समझ में? फंडामेंटल राइट इज अ इंडिविजुअल राइट, नॉट कलेक्टिविज्म। मतलब कलेक्टिव मतलब समूह को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि करता क्या है, एक व्यक्ति के राइट को सपोर्ट करता है। बात समझ में आएगी बात को? जैसे एग्जांपल बता, राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरिज इज फंडामेंटल राइट है। अगर शादी करना है, ए और बी अगर शादी कर रहे हैं, अगर कोई उसमें थर्ड पर्सन आ रहे हैं, तो कहा है उसके राइट के बीच क्या है, बहुत बड़ा दरार क्रिएट किया है, यह फंडामेंटल राइट को वायलेट करा है। बात समझ में आए? तो मैरिज भी क्या है, एक तरह का फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट दिमाग में सेट कर लीजिए कि फंडामेंटल राइट मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल राइट होता है, नॉट कलेक्टिविज्म। मतलब समूह को वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आर्टिकल 14 से लेके जो है, आर्टिकल 14 से लेके ये 35 तक है। आर्टिकल 14 से लेके बताओ 35 तक जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। बात में 36 से लेके 51 तक हमें फंडामेंटल क्या वो डीपीएसपी बात किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बात किया गया है। तो ये फंडामेंटल आर्टिकल बात करेंगे जो है आर्टिकल 14 से लेके 34 तक। बात समझ में? और ये पार्ट्स का बात करें, किस पार्ट से लिया गया है, तो पार्ट तीसरा पार्ट से लिया गया है। ये आपको इतना बेसिक सी पता होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट किस कंट्री के, क्योंकि हमारे देश में जो है, इंडिया में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे जो है लेंदी संविधान हमारे देश का, ठीक है। तो उसमें जो है जो फंडामेंटल राइट कंसेप्ट जो है ये लिया गया कहां से, तो ये बात करेंगे अमेरिका से। बता क्या लिया, बताओ, अमेरिका से लिया गया है। ये फंडामेंटल राइट जो कंसेप्ट था अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में आएगा कि फंडामेंटल राइट जो है कहां से, किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो बोलना है अमेरिका से। जो फंडामेंटल राइट है आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल राइट है, तो याद रखना फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल राइट देता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल नेचर बनाया गया है। मतलब कहने का मतलब जस्टिसेबल का मतलब हुआ कि ये पर्सन के बीच अगर फंडामेंटल राइट के बीच वायलेट होता है, अगर कोई अत्याचार होता है, तो क्या कर सकते हैं वो, राइट टू मूव द कोर्ट टुवर्ड्स द कोर्ट, मतलब कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, उसको न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, यह फंडामेंटल राइट कहता है। इसलिए फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल नेचर है। मतलब ये फंडामेंटल राइट अगर मिलेंगे तो फंडामेंटल राइट की वजह से हम लोग ये कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल राइट को सपोर्ट करता है। बात समझ में आया? ये एग्जाम में आया, यूपीएससी एग्जाम में भी आया, हर एग्जाम में भी आता है, आपको समझ में आना चाहिए फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है। तो आपको बेसिक्स हम लोग क्वेश्चन पे आते पहले कर बता, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के लिए कौन सा सही है। लेकिन स्टेटमेंट बेसिस, स्टेटमेंट 1, ठीक है। अभी जो ट्रेंडिंग चला यूपीएससी एग्जाम में जो है, या तो बीपीएससी जो ट्रेंडिंग इसी तरह का सवाल आता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट वो है कि मतलब इट इज जस्टिसेबल नेचर, अभी बिल्कुल बताया कि फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल नेचर होता है, क्योंकि मतलब कि एक पर्सन जो है कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है, आपको भी बताया मैंने। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि कारण करा है कि कारण यह है कि इट इज गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट वेयर पर्सन कैन मूव टुवर्ड द कोर्ट, बिल्कुल सही है भाई। बताइए गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट है, गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट है, इसीलिए जो है क्या बताओ, इसीलिए हम लोग कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को अगर ब्रीच करता है, तोड़ता है तब। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, है ना। हमारे लाइफ के साथ जो कभी भी रेस्पेक्ट के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना, अत्याचार नहीं करना है। जैसे राइट टू मैरिज, अगर ए पर्सन अगर एबव द 18 ईयर एज अगर है, अगर ए से बी अगर मान ली मैरिज कर लिया, तो अगर कोई थर्ड पर्सन में जो है वो ब्रीच नहीं कर सकता है। अगर ब्रीच करा तो उसके अगेंस्ट जो है फंडामेंटल राइट मतलब जो है वो पर्सन जो है उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, क्योंकि और उसको जस्टिस मिल सकता है। बहुत सारा केसेस देखते हैं कि बहुत सारा केसेस जो होता है, शादी होता है, उसके बाद उसके हस्बैंड दिस अलग अलग कास्ट को होते हैं, वो बताओ आप क्या होता है, ड्यू टू कास्टिज्म जैसे उसको मार दिया जाता है यार, ठीक है। कारण क्या पता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल है, उसे जीने के अधिकार नहीं है, जो आर्टिकल 21 को वायलेट करती है बिल्कुल।
ठीक है। आर्टिकल 21 ऐसा है, यह बहुत अच्छा आर्टिकल है जो हमें सबसे ज्यादा जीने के अधिकार आर्टिकल 21 देता है, जो हमारा लाइफ का बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आर्टिकल 21 को आना चाहिए। आर्टिकल 21 सीधे राइट टू लाइव विथ पर्सनल डिग्निटी, मतलब अपने जीने के अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। ठीक है, हमारे रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ जीने के अधिकार। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट बता क्या, जस्टिसेबल। ठीक है, कह रहा है कि गार्जियन ऑफ द इंडिविजुअल राइट वेयर द पर्सन कैन मूव कोर्ट। बिल्कुल है भाई, पर्सन जो है कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन हमारा जो यहां समझना है, जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला क्या कि स्टेटमेंट 1 है कि 1 एक्सप्लेन द 2 करा है कि जस्टिसेबल नेचर है क्योंकि जो है इट इज गार्जियन टू इंडिविजुअल राइट वेयर द पर्सन कैन मूव कोर्ट। ये करा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत किस लिए बताओ, क्यों गलत है? कारण एक बता, जस्टिसेबल नेचर तो है, लेकिन बता कारण यह है कि बता हम मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन उल्टा है। बता क्या बताओ, एक्सप्लेन 1 नहीं, एक्सप्लेन 2 जो है मतलब स्टेटमेंट दूसरा एक्सप्लेन करता है 1 का। हम मूव तभी कर रहे हैं क्योंकि हमें जस्टिसेबल नेचर बताया गया कि हमारा फंडामेंटल राइट एक जस्टिस देता है, फंडामेंटल जस्टिसेबल नेचर बताता है। इसलिए कहा कि बता हम लोग गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट मिलता है। कारण बताओ क्या है, पर्सन का मूव टुवर्ड द कोर्ट। ठीक है, क्योंकि बता इट इज बता जस्टिसेबल नेचर है। तो बता स्टेटमेंट दूसरा जो है पहला को एक्सप्लेन करती है। बात समझ में आया? तो इसका ऑप्शन बच्चा क्या होगा बता, इसका ऑप्शन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्त हमारा बता प्यारे दोस्तों, यहाँ के आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहां बात करते हैं कथन क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, वही कहा था यह न्यायिक प्रकृति, न्यायपूर्ण प्रकृति होती है क्या, व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षक, जहां एक व्यक्ति का बता अदालत की ओर बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन बता बढ़ तभी सकता है जब हमें जस्टिसेबल बोलेगा तब, ऐसे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आया? अगला चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना वाट कहता ये तो कितना बड़ी, कम से कम जो यूपीएससी में कम से कम 2020 में भी आया था, ये यूपीएससी 2020 में भी सवाल आया। ठीक है, 2020, फिर यूपीएससी लगता है ये जो है यूपीएससी 2023 में भी सवाल आया। ठीक है, और इससे पहले भी सवाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बीबीआई सवाल बोलेंगे। ठीक है, ये बात करना है। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में जॉन लॉक ने बोला था, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उन्हें जॉन लॉक ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल? गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, संवैधानिक सरकार नहीं होगी, तो हमारे देश में क्या होगा, पावर अनलिमिट हो जाएगा, जैसे डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसे पावर हो जाएगा। इसीलिए हमारे देश में संविधान को सुप्रीम बनाया गया। कितना अच्छी बात किया गया यार, कि अगर संविधान सुप्रीम रहेगा तो गवर्नमेंट की जो है पावर को, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हो गया, चाहे जुडिशरी बोले, तीनों के पास जो है पावर लिमिट है। ठीक है, और तीनों का पावर चेक्स एंड बैलेंस करते रहते हैं। तीनों का पावर बता क्या, चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों जो है, तीनों एक बताओ, तीनों के पास पावर है, बट तीनों के पास पावर क्या है, लिमिटेड है कि गवर्नमेंट का 3 अंग है। लेकिन चौथा अंग हम जानते हैं कि हमारे सोशल, हमारा क्या है, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। मीडिया चौथी पिलर है जो हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे क्या है, हम लोग क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। बता क्या, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ने क्या कहा था? जॉन लॉक जो था एक पॉलिटिकल पता वेस्टर्न फिलोसोफर था। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड बी पावर शुड बी लिमिटेड। बता क्या मुझे बताओ, पावर शुड बी लिमिटेड। क्या बताओ, पावर शुड बी लिमिटेड। ठीक है, मतलब पावर लिमिट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में पावर लिमिट होना चाहिए। अगर लिमिट नहीं पावर है तो वैसे परिस्थिति में हमारी सरकार जो है डिक्टेटरशिप बन जाएंगे, मोनार्किकल बन जाएंगे। वहां पे पावर जो होता है, जहां डिक्टेटरशिप है वहां मिलिट्री हैज अ पावर, बट इन अ डेमोक्रेसी मिलिट्री हैज नो पावर।
डेमोक्रेसी मिलिट्री के पास पावर नहीं होता है, लेकिन डिक्टेटर से मिलिट्री के पास पूरा पावर होता है। वो जितना भी कारोबार संभालता है वो मिलिट्री के द्वारा कराता है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जहां पे कोई डर नहीं कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सब बोलने का आजादी है, घूमने का आजादी है, सब कुछ मिलता है हमारे डेमोक्रेसी में। यही तो अच्छी है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में तभी तो जीने का मजा है। कहां डिक्टेटरशिप में जीना है यार? डिक्टेटरशिप में क्या हमारा मिलिट्री पावर है, जाके अत्याचार करना, दिस दैट, बहुत सारा जो अत्याचार करता है पता। जहां डिक्टेटर, जैसे एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। यहां पे बात करते बता, इसीलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब पहला कर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत होना चाहिए भाई। मोनार्किकल पावर, बिल्कुल गलत होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। फिर बोला सोवरेन सुप्रीमेसी, ये भी गलत है। सोवरेन को सुप्रीमेसी नहीं देना है, क्योंकि हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे जो है बात करेंगे, जहां पे हम सोवरेन को सुप्रीमेसी नहीं देते। बात समझ में आया? तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पावर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट काम ना करे, यही क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट है। आपको पता है कि गवर्नमेंट का 3 अंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीनों के पास जो पावर है, तीनों एक दूसरे का चेक्स एंड बैलेंस करते रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म में कंसेप्ट पढ़ते हैं। बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या बोलेंगे? लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब सीमित सरकार होना चाहिए। तभी बोलेंगे बताओ, हमें संवैधानिक सरकार हमें एक सीमित सरकार देती है, पावर गवर्नमेंट को लिमिटेड देती है। जॉन लोक ने बोला था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बता, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा कहानी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, पहले समझना कि फंडामेंटल ड्यूटी, पहले यह समझो कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था। पहले तो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटी के जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें उसको जोड़ा गया था। समझ में आना चाहिए, मतलब 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको ऐड किया गया 1976 में। उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। बात समझ में आया? उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो हमारे सबसे पहले नहीं था सर, तो आया कैसे सर? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो फंडामेंटल तो जोड़ दिया गया 42 में 1976। ध्यान दो, वहां फंडामेंटल ड्यूटी जो है, याद रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि स्वर्ण सिंह कमेटी में पहली बार जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। कितना? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। ये दिमाग में सेट होना चाहिए। कितना? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। बात समझ में आए? इस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज में इस किस कमेटी से लिया गया बताओ? बोलना है स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या बोले बताओ? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया है, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया है, ठीक है। कब है बताओ? ये 1976 में आया, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर बात करेंगे संविधान में जब ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताओ 1976 में जोड़ा गया, जिसको बता पार्ट बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4th ए में जोड़ा गया। कितना? पार्ट 4th ए में जोड़ा गया। अरे बात हो जाए, पार्ट ए 4th ए में क्या बताओ? जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है प्यारे दोस्तों? होता क्या है? इट इज नॉन जस्टिसेबल। बता क्या है? नॉन जस्टिसेबल नेचर। क्या बता? नॉन जस्टिसेबल नेचर, मतलब यहां नॉन जस्टिस मतलब क्या? अगर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन, अभी ये जानेंगे हम, ध्यान दो। तो स्वर्ण सिंह से बता कितना? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 8 फंडामेंटल
ड्यूटीज को जोड़ा गया। कितना बताओ? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। बात समझ में आया? उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें जो क्या बताओ हमें 42वां में जो है 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को फिर से जोड़ा गया। बात समझ में आया? क्लियर? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बताओ 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। बात समझ में आया? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी याद रखना है कि ये जस्टिसेबल नहीं होता है, कोर्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। अब बोले सर फंडामेंटल ड्यूटीज अभी जो है जो बताओ आर्टिकल हम बात की, यहां पे आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है, ठीक है, यहां पे आर्टिकल 51 जो है ए में बात किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया, जहां पे हम बात करते बताओ यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आर्टिकल पता क्या 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया, जहां पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को दिखाया गया। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। जैसे एग्जांपल नेशनल सॉन्ग को प्रोटेक्ट करना, नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करना, जो मान ली जो है बहुत बड़े स्कॉलर जैसे महात्मा गांधी की विचारधारा उसको प्रोटेक्ट करना, नेशनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, मतलब बचा के रखना, ये सब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। बात समझ में आया? क्लियर है? बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज और जानेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज और बताओ, ड्यूटीज और राइट कभी भी एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब नाइदर, ना ड्यूटीज के बिना राइट्स रहेगा, ना राइट्स के बिना ड्यूटीज रहेगा, तो दोनों कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बताओ? फंडामेंटल ड्यूटीज पे सवाल यह है, करा एडेड किया गया ओरिजिनल, कहता इट वाज नॉट एडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार, इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। पहला ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या बता कि नॉट करेक्ट, याद रखना है कौन सा सही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्या बताए सही है। अगला कहता नॉन जस्टिसेबल नेचर, बिल्कुल सही है, ये नॉन जस्टिसेबल नेचर होता है। अगला इट एडॉप्टेड फ्रॉम द स्वर्ण सिंह कमिटी, बिल्कुल स्वर्ण सिंह कमिटी से लिया गया था, ये भी सही है। कह रहा है इसमें ऑप्शन होगा कि बताओ ऊपर में से कोई भी है, सभी सही है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। बात समझ में आया? इसका भी आंसर बता, क्या बता? ये उपरोक्त में से कोई भी जो है आंसर इसमें नहीं है, सभी आंसर सही है। ठीक है, सभी इसे नॉट करेक्ट अगर पूछ दिया तो आपको पूरे बात पता होना चाहिए डिटेल, तभी आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नॉट करेक्ट फॉर द प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? देखिए प्रीएम्बल जो है, जो प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बताओ आत्मा है, क्या है? सॉल है, सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल है। आत्मा अगर मर गया तो संविधान मेरा मर गया। अरे बात सुन, इसलिए कहता है सॉल इज इमॉर्टल इन नेचर, सॉल कभी मरता नहीं है। ठीक है, आत्मा क्या अमरणशील है, लेकिन हमारे संविधान में अगर आत्मा को ही बताओ, अगर प्रीएम्बल को ही वायलेट कर दिया जा रहा है तो हमारा संविधान का रहना नहीं रहना बात बराबर है। बात समझ में? इसीलिए बोलते प्रीएम्बल बोलेंगे। बता क्या, जो ये कंसेप्ट लिया गया बताओ अमेरिका से लिया गया। बता क्या, बताओ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये बता क्या अमेरिका से लिया गया है। ये बोलेंगे बता इट इज द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का बता क्या, बताओ एक आत्मा है। बात समझ में आया? ये बी.आर. अंबेडकर जी ने बोले थे। एने पालखीवाला ने बोला, एने पालखीवाला एने पालखीवाला कहना था कि जो संविधान जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बताइए एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एने पालखीवाला ने बोला। प्रीएम्बल जो याद रखेंगे, जैसे हम बात करते हैं वी पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉर्व बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल में क्या है बताओ? ओरिजिनल प्रीएम्बल में बोला गया है, ओरिजिनली जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ओरिजिनली क्या बोले बताओ? सोवरेन, बता क्या? सोवरेन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए,
और रिपब्लिक होना चाहिए। बता क्या? रिपब्लिक। ठीक है, ये तीन वर्ड को जो है पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन दो वर्ड को और ऐड किया गया, जो ऐसे तो 1926 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें तीन वर्ड बताया हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड था। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे तो दो वर्ड को यहां पे ऐड किया गया, जिसका नाम क्या बताओ? बताओ क्या? सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट और बता क्या? सेकुलर। ठीक है, इसीलिए बोलते क्या? सोशलिस्ट और सेकुलर बोलते हैं। इसीलिए जो प्रियम्बल जो हमारे देश में जो चल रहा है अभी के समय, जब पूरे संविधान जब पढ़ेंगे तो संविधान का प्रियम्बल के फर्स्ट, वी पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व अ कॉन्स्टिट्यूएंट टू दैट, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, के पूरा पढ़ेंगे। जो प्रियम्बल जो हम बात करेंगे तो उसमें है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? उसमें क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, जो प्रियम्बल बात किया गया है उसमें तीन वर्ड बता, जहां पे हमें होना क्या बताओ? जस्टिस के बारे में बात करता है, लिबर्टी के बारे में बात करता है, जस्टिस, लिबर्टी और सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी। और हम बात करेंगे सोशलिस्ट का बात करेंगे, और बता क्या? हम फ्रैटरनिटी का बात करेंगे। बात में जस्टिस का मतलब बात करें, बताओ। जस्टिस का मतलब सोशलिस्ट यहां पे नहीं, इक्वालिटी। बता क्या बोलेंगे? यहां पे इक्वालिटी है। क्या बता? सोशलिस्ट नहीं है, क्या है यहां पे? इक्वालिटी। बता क्या? इक्वालिटी का बात करें। बता क्या? इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बात किया गया, याद रखना है। इक्वालिटी के बारे में, एक मिनट रुक जाओ। इक्वालिटी के बारे में क्वेश्चन ऑफ पास था ना, ध्यान दो। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। तो इक्वालिटी जो है यहां याद रखना है। क्या हो गया यार? अरे चोर चमटा चुरा रहा है, हरामखोर कहीं का। ध्यान दो, तो जहां पे हम बात करते, बताओ प्रियम्बल का बात कर रहे हैं, यहां कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहां याद रखने, बताओ क्या होना चाहिए? बताओ प्रियम्बल में जो ऐड किया गया, पता क्या क्या वर्ड को है वो ध्यान रखना है। तो हमारा जस्टिस के बारे में बात करना है, जस्टिस, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, और क्या बताओ? फ्रैटरनिटी का बात किया गया है। ठीक है, जस्टिस मतलब क्या? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, और बता क्या? पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करेंगे इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सभी को। ये इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और लिबर्टी का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ, वर्शिप, ये पूरे लिबर्टी में बात किया गया है। अब फ्रैटरनिटी मतलब क्या है बताओ? फ्रैटरनिटी टू मेंटेन द ब्रदरहुड एंड लाइक टू इंटीग्रिटी, मतलब जो भाईचारा जैसे संबंध होना चाहिए, ये हमारा प्रियम्बल बोलता है। याद रखना, बहुत मजा आ जाएगा। ध्यान दो, तो पहले तो कॉन्सेप्ट पता प्रियम्बल के कौन सा सही नहीं है। करा वी पीपल ऑफ इंडिया, करा बता सही यार कि प्रियम्बल जो है बता हम और हम लोगों से लिया गया है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा बता, ठीक है, दूसरा आपसे बता क्या? दूसरा बता क्या? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, हमारे संविधान की आत्मा है, ये भी सही है। कहता ओरिजिनली बता सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात किया, ओरिजिनल प्रियम्बल में सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात किया, बिल्कुल सही है। अगला करा है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बिल्कुल गलत वर्ड है, क्योंकि ये वाला जो ऐड तब किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। कौन? सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, पहले तो था ही नहीं यार। तो आंसर बता क्या? बता ये ओरिजिनली ऐड किया गया नहीं, ऐसा है। तो आंसर बता क्या? बता डी इधर नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला नॉट करेक्ट होगा।
तो हम लोग 5 क्वेश्चन को बहुत मजे से डिस्कस करा मैंने। 5 क्वेश्चन दोस्तों के बहुत महत्वपूर्ण था। 5 ने आपको 25 सवाल इसमें है, 25 सवाल। अगर 25 ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला दिन डे 2 का आप इंतजार कीजिए। फिर आपको 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको आराम से डिस्कशन करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना तैयारी को बहुत कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आपको एकदम तैयारी को एकदम बहुत मजबूत कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।